हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं अज़र आपके अपने यूट्यूब चैनल एवन स्टडी सेंटर में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं उन मेथड्स को जो आप एक लैंग्वेज और ग्रामर को पढ़ाने के समय में आप यूज़ करते हो, और ये आपको जब टीचर के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होगे या आप किसी भी टीचिंग आप कोर्सेज करते होंगे उसमें से आपको सिखाया गया होगा कि हम लोग इंग्लिश में जो लैंग्वेज और ग्रामर होते हैं उसको कैसे पढ़ाते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं। और इन्हीं मेथड से आपके एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चंस रहते हैं। तो हम चलिए ना कोशिश करते हैं कि आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन छूटने ना दे। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आप एक कॉपी और कलम जरूर रखें और मेरे साथ लिखते जाएं और नोट करते जाएं, और जहां पर ज़रूरत हो स्क्रीनशॉट करें और आप अपने आप को प्रिपेयर करें एग्ज़ाम के लिए और नोट्स बनाना ना छोड़ें। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट किए हुए, अभी तक से अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते दोस्तों। सबसे पहले जो मेथड की बात करेंगे हम लोग ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की बात करेंगे। इस मेथड में क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी पे बात करेंगे। दूसरा है डायरेक्ट मेथड, है ना। थर्ड कहेंगे बाइलिंगुअल मेथड्स। बाइलिंगुअल्स का मतलब होता है द्विभाषी। इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष विधि, है ना। और ये आपका आता है व्याकरण ट्रांसलेशन जो होता है आपका अनुवाद, है ना। व्याकरण अनुवाद विधि की बात करते हैं यहाँ पर। फोर्थ होता है लैंग्वेज इमर्शन मेथड। फिफ्थ होता है स्ट्रक्चरल अप्रोच। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक अप्रोच। उसके बाद नेचुरल अप्रोच और ऑडियो लिंगुअल मेथड। 9 नंबर में है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच। फिर है साइलेंट वे मेथड। डॉक्टर वेस्ट मेथड, आपको बता दें कि डॉक्टर वेस्ट मेथड से क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। और आपको मैं दिखाऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और कैसे पूछेंगे, तो ज़रूर से आप इन सभी को लिख लें। नेक्स्ट है टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, सिचुएशनल मेथड। ये हुआ आपका मेथड्स। सबसे पहले इन सभी को पढ़ाने से पहले मैं एक टॉपिक बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि लैक्सिकल अप्रोच क्या होता है ना। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है सीटीईटी में, लैक्सिकल अप्रोच क्या होता है। दिस अप्रोच डेवलप्ड बाय माइकल लेविस टॉक्स अबाउट teaching and learning of vocabulary items, word chunks, word combination. It focuses on developing learners' vocabulary and not a grammatical structures. दोस्तों, आपको बता दें कि जो लैक्सिकल इस अप्रोच जो है ये एक मेथड है इंग्लिश में आपका वर्ड पावर बढ़ाने का, है ना। और इसको लाए थे कौन, ये लेक्सिकल जो नाम है ये लेविस, यानी जो माइकल लेविस थे, माइकल लेविस ने लैक्सिकल अप्रोच लाया। और उनका कहना है कि टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में वोकेबलरी आइटम्स जो होते हैं, वोकेबलरी जो आपके शब्दों का जो आपका भंडार होता है उसको आप कैसे बढ़ाओगे। इट फोकसेस ऑन डेवलपिंग लर्नर्स वोकेबलरी एंड नॉट ऑन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। उनका कहना है, किनका, माइकल लेविस का कहना है कि आप इस मेथड में ये करोगे ना कि आप सिर्फ और सिर्फ वर्ड पावर को बढ़ाओगे, आप ग्रामर वगैरह में, स्ट्रक्चर वगैरह में ध्यान नहीं दोगे भाई, सिंटेक्स वगैरह आपको ध्यान नहीं देना कि पहले सब्जेक्ट आएगा, पहले वर्ब, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये सब लंदी फंदी चीज़ें हैं, इसको ध्यान नहीं देने की बातें हैं। आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ करना है कि आप वर्ड पावर यानी वोकेबलरी पावर को आप डेवलप कैसे करते हो उस चीज़ पे फोकस करता है आपका माइकल लेविस के द्वारा दिया गया लैक्सिकल, लेविस लैक्सिकल, है ना, उन्होंने दिया ये स्ट्रक्चर। अब आते हैं साइलेंट वे मेथड क्या है। मैंने कहा था ना ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। साइलेंट वे मेथड क्या है, आपको बता दें कि इसको डेवलप किसने किया था, काल्व गैटिग्नो में, है ना। इसको किए थे काल्व गैटिग्नो ने साइलेंट मेथड को, और इनका नाम भी तो बड़ा साइलेंट लग रहा है ना, काल्व गैटिग्नो। दिस मेथड फोकसेस ऑन डिस्कवरी, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड यूज ऑफ accompanying materials विदाउट यूजिंग मदर टंग। देखिए साइलेंट वे मेथड क्या होता है ना कि इसमें सबसे पहले तो इसको दिए हैं काल्व गैटिग्नो ने, है ना। काल्व गैटिग्नो ने इसको डेवलप किया है। और आपको बता दें लैक्सिकल किसने किया था, माइकल लेविस ने। और उसमें से किस पे फोकस किया गया था, सिर्फ वोकेबलरी पे, है ना, नॉट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पे। अब यहाँ पर बात करें साइलेंट वे मेथड। साइलेंट वे मेथड में आपको क्या बताया जाता है कि सबसे पहले आप फोकस कीजिए डिस्कवरी पे, बच्चों के खोज करने की प्रवृत्ति में बढ़ा दें। फोकस ऑन क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड यूज ऑफ accompanying मटेरियल्स विदाउट यूजिंग मदर टंग। आप मदर टंग का यूज़ नहीं करोगे। मदर टंग क्या होता है, माँ की भाषा, है ना, जो आप घर में यूज़ करते हो बचपन से, है ना, उसे मातृभाषा कहते हैं।
और हमारी मातृभाषा हिंदी है। द लर्नर is an active contributor in his learning whereas teacher should be silent as much as possible in the classroom। देखिए सबसे पहले है ना, कहा क्या गया है, सबसे पहले यहाँ तो फोकस करना है डिस्कवरी। या डिस्कवरी में शिक्षक फैसिलिटेटर के रूप में होगा, ना कि वो एक्टिव होगा और बच्चे देख देख करेंगे, नहीं, बच्चे खुद करेंगे। यहाँ पर बात किया गया ना कि बच्चे होंगे एक्टिव कंट्रीब्यूटर, है ना, वो एक्टिव होंगे और बच्चे टीचर को जहाँ से जहाँ पॉसिबल हो पाए ना वो साइलेंट रहे। तो यहाँ पर बच्चे को साइलेंट रहने की बात नहीं की गई है, साइलेंट टीचर को रहने का बात किया गया है। चुपचाप रहिए सर, आप बात मत कीजिए, बस देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं। यानी लर्नर एक्टिव होंगे और आपका टीचर पैसिव होगा, यानी वो साइलेंट, जहाँ से जहाँ जहाँ तक पॉसिबल वो क्लासरूम में साइलेंट रहेगा। और इसमें डिस्कवरी हो गई, क्रिएटिविटी। इसको देने वाले कौन थे? काल्व गैटिग्नो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेथड बात करते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा टास्क बेस्ड लर्निंग। ठीक है, देखिए टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है कि इसमें से उन एक्टिविटीज़ को यूज किया जाता है देट आर मीनिंगफुल एंड इंटरेस्टिंग टू द लर्नर। यानी कहने का मतलब क्या है, टास्क बेस्ड का मतलब उसको काम दीजिए, और अगर काम दीजिएगा तो वो काम दीजिएगा, वो एक्टिविटीज़ बच्चों को दीजिएगा जो मीनिंगफुल होना, कोई अर्थ निकले। अंदाजे बोले जाओ उधर, ये इधर खड़ा हो जाओ, इसका मतलब क्या है, आपने उनको मीनिंगफुल नहीं दिया। आप उसको अगर मीनिंगफुल और इंटरेस्टिंग, बच्चे के आप रुचि को देखते हुए अगर आप क्या करते हो, उसको एक्टिविटीज़ करवाते हो, तो इसको कहते हैं टास्क बेस्ड लर्निंग। यानी बच्चे से काम करवा के बच्चे को सिखाना। और यहाँ पर आपको बता देते हैं कि हम लोग यहाँ कोशिश क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को पहले प्री टास्क देते हैं, फिर परफॉर्मेंस देखते हैं, उसके बाद उसका फीडबैक देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया है, TBLT का फुल फॉर्म क्या होता है? यही होता है, टास्क बेस्ड लर्निंग, लर्निंग की लैंग्वेज टीचिंग। मैंने क्या कहा, TBLT का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया, टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग, है ना। तो आप देखिए यहाँ कहाँ पर है लैंग्वेज लर्निंग, टास्क बेस, है ना, लैंग्वेज लर्निंग। तो यहाँ एल एल रहना चाहिए था, लेकिन आपका LT है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, लैंग्वेज टीचिंग हो जाएगा ना, टास्क बेस लैंग्वेज टीचिंग हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांसलेशन मेथड, जो फर्स्ट मेथड था। ये देखिए, ये एक्चुअल में इसका बात क्या है ना कि सबसे पहले ये तो ट्रेडिशनल मेथड है, ये बहुत पुराना मेथड है। और ये क्लासिकल मेथड, क्लासिकल का मतलब प्राचीन रूप से चलते आ रहा है। इसमें से क्या होता है, जो टारगेट लैंग्वेज होते हैं ना, टारगेट लैंग्वेज जिसको कहते हैं, जो हम लोग सीखते नहीं, मातृभाषा नहीं होती, जिसको L2 कहा जाता है ना, उसको ट्रांसलेट किया जाता है किसमें, मदर टंग में। जो आपका L1 है, जो आपका जो आपने एक्विजिशन किया है, लर्निंग नहीं किया है, तो जो आप लर्निंग करते हो उस लैंग्वेज को आपको एक्विजिशन वाले लैंग्वेज में, यानी आपको L1 से L2, सॉरी, है ना, हाँ, L1 में आपको कन्वर्ट किया जाता है। L1 का मतलब होता है जो आप मातृभाषा होता है, उस मातृभाषा में आपको L2 को कन्वर्ट किया जाता है टारगेट लैंग्वेज। जैसे आप इंग्लिश सीख रहे हो, तो इंग्लिश का ट्रांसलेशन देखिएगा, बच्चे में आप ट्रांसलेशन का बुक खरीदते हो ना, ट्रांसलेशन ग्रामर, है ना, तो उसमें ट्रांसलेशन किया जाता है हिंदी में। हिंदी हमारी मातृभाषा होती है ना, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, ऐसे सीखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि टारगेट जो लैंग्वेज है, यानी जो हम इंग्लिश से, इंग्लिश की बात करें, है ना, या और कोई भी लैंग्वेज होगा, उसको हिंदी में कन्वर्ट किया जाएगा सर, ट्रांसलेट किया जाएगा। ठीक है, ये एक रिजिड सिस्टम है दैट फोकसेस ऑन द फॉर्म नॉट ऑन कंटेंट। ये आपका स्ट्रक्चर पे, है ना, सेंटेंस स्ट्रक्चर पे फोकस करता है, ना कि उसके वर्ड पावर पे, रूल्स पे, आप कैसे लिखते हो उसके टेक्स्ट पे, कम्प्रीहेंशंस पे फोकस करता है। ग्रामर इज टाउट डिडक्टिवली, यानी आप डिडक्टिवली उठाया जाता है। डिडक्ट का मतलब होता है, आपने पढ़े होंगे, दो तरह का मेथड होता है, एक इंडक्टिव और दूसरा डिडक्टिव। इंडक्टिव में क्या होता है, बच्चे को एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको कॉन्सेप्ट तक ले जाना, है ना। लेकिन डिडक्टिव में क्या होता है कि पहले कॉन्सेप्ट ही बता देना, उस बच्चे को करवाना नहीं खुद से, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला बता देना। तो हम लोग स्ट्रक्चर बता देते हैं, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है ना, वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, ऐसे स्ट्रक्चर बता दिया, मतलब वो डिडक्टिवली है ना। स्पोकन एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज इज नेग्लेक्टेड, बच्चे को बात करने का मौका नहीं मिलता, बस ट्रांसलेशन करो, है ना। नेक्स्ट है फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग। सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा गया है, फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग, लिखने और सिर्फ, है ना, पढ़ने पे ध्यान कौन सा मेथड देता है, तो आपको याद रहना चाहिए। ट्रेडिशनल मेथड की बात करें, ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड, तो ट्रांसलेशन करते समय आप सिर्फ लिखते हो और बोलते हो, है ना, तो आपका इस रीडिंग और राइटिंग, है ना, उस पर फोकस करता है। अब आ जाइए टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स क्या होता है। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स क्या होता है, आपको पता होगा कि लर्नर्स जो होते हैं ना, वो एज ए टीचर्स, है ना, एज टीचर्स कमांड्स, बच्चे को जैसे ही
कमांड दिया जाता है, बच्चे क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, है ना। आ, उसमें हलचल आती है। टीचर परफॉर्म्स एन एक्शन बोथ डिमोन्स्ट्रेटिंग एंड सेइंग इट। देखिए, शिक्षक क्या करते हैं इसमें, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स का मतलब पूरा शरीर का यूज़ करना है ना। यानी टीचर बोलेगा स्टैंड अप, तो बच्चे स्टैंड अप, जिस तरह से बच्चे टीचर कर रहा है, यानी टीचर परफॉर्म करेंगे एक्शन को, और दोनों डिमॉन्स्ट्रेटिंग भी करेंगे और उसको कहेंगे भी, यानी उसको दिखाते भी जाएंगे और बोलेंगे भी। कॉल ऑन द स्टूडेंट टू रिपीट, बच्चे को कहा जाएगा क्या, कि आप इसे रिपीट कीजिए। जैसे आप लोग देखते हैं असेंबली में जो काम होता है, असेंबली जो होता है, असेंबली में टीचर्स क्या करते हैं, स्टैंड एट ईज, है ना, अटेंशन, ये सब जो किया जाता है ना, उसमें उसमें परफॉर्मेंस टीचर्स करते हैं, परफॉर्म करते हैं एक्शन को, और बच्चे उसका कॉपी करने के लिए कहा जाता है। इट इज़ सूटेबल, ये सूटेबल होता है ओनली फॉर द बिगनर लेवल्स, ये बिगनर लेवल्स के लिए होता है, नॉट सूटेबल फॉर द वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ लर्नर्स। यानी अगर आपके बहुत सारे संख्या में ग्रुप्स में अगर आपके लर्नर्स हैं, है ना, जो पहले से जानते हो, उसके लिए सूटेबल नहीं होता है। तो ये छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है, ठीक है। आपको पता होगा TPR, है ना, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, ये मेथड किसने दिया है ना। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शंस हैं, ये आप होमवर्क लगा लें कि आप कौन सा आंसर दीजिएगा, कि हु गैव द मेथड्स ऑफ TPR, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स की बात करें तो मैक्सिमिलियन बर्टीज, या क्यूमिन्स हो गया, जेम्स एशर हो गया, या आपका ट्रेसी ट्रेवल हो गया। आपका ये आंसर आप खुद से खोज लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है ना, डायरेक्ट मेथड होता है इसमें से टारगेट लैंग्वेज इज टाउट इन द सेम लैंग्वेज। जैसे कि आप बात कीजिए अंग्रेजी है तो अंग्रेजी में पढ़ाएंगे, है ना, लेकिन जो ट्रांसलेशन आपका जो था, ट्रांसलेशन जो मेथड था आपका, उसको ट्रेडिशनल मेथड हम लोग कहते थे, क्लासिकल मेथड भी कहते थे। उसमें से क्या किया जाता है ट्रांसलेशन में, कि हम लोग रीडिंग और राइटिंग पे सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करते थे, और हम लोग करते थे कि जो टारगेट लैंग्वेज था उसको हम लोग पहले मदर टंग में कन्वर्ट करते थे। लेकिन जो डायरेक्ट मेथड है ना, इसमें डायरेक्ट जो भी लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं टारगेट लैंग्वेज, उसी पे पढ़ाया जाएगा, है ना। नो यूज़ ऑफ मदर टंग इन द फॉर ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के लिए अंग्रेजी में यूज़ किया जाएगा, है ना। अब बात करते हैं नेचुरल और रिफॉर्म्ड मेथड ऑफ टीचिंग। ये नेचुरल मेथड होता है इंग्लिश पढ़ाने का। लैंग्वेज यूजेज इज फोकस्ड ऑन नॉट रूल्स, है ना, ये आपके यूजेज पे फोकस करता है, ना कि रूल्स पे, लेकिन ट्रांसलेशन रूल्स पे करता है। इट इज़ टाउस्ड इंडक्टिवली और इनडायरेक्टली, ये इंडक्टिवली यूज़ किया जाता है, इंडक्टिवली, और वो था डिडक्टिवली। अब बात कीजिए यहाँ पर ओरल डिस्कशन, यहाँ पर डिस्कशंस पे करवाया जाता है। वोकेब इज फोकस, यहाँ पर वोकेबलरी को भी फोकस किया जाता है ना, लेकिन वहाँ सिर्फ और रीडिंग और राइटिंग पे फोकस किया जाता है। और एक बात बताइए, स्पोकन एस्पेक्ट इज फोकस्ड, यहाँ लिखने और बोलने पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर बोलने पे आपको फोकस किया जाता है ना। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट मेथड में, डॉक्टर वेस्ट मेथड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बता दें, डॉक्टर माइकल वेस्ट की बात करें, और उस पर पहले देखे थे हम लोग डॉक्टर माइकल लेविस, जिसने लेक्सिकल मेथड दिया था। तो माइकल डॉक्टर नहीं लगा था उनका, माइकल लेविस था, लेकिन यहाँ पर आपका डॉक्टर माइकल वेस्ट की बात करते हैं, तो इन्हीं के नाम पर पड़ा डॉक्टर वेस्ट मेथड। इनका क्या कहना था, माइकल वेस्ट, है ना, डॉक्टर माइकल वेस्ट ने ये मेथड दिया था। इट वॉज अगेंस्ट द डायरेक्ट मेथड, ये किसके विरुद्ध था, है ना, किसका खिलाफ कर रहा था, ये डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मतलब, अगर आप L2 पढ़ाते हो, टारगेट लैंग्वेज पढ़ाते हो, तो उसी लैंग्वेज पढ़ाओ। जैसे बच्चे को अंग्रेजी सिखा रहे हैं, तो आप क्या करोगे कि अंग्रेजी को अंग्रेजी में ही सिखाओ, है ना, आप हिंदी का यूज़ ही नहीं करो, मदर टंग यूज़ ही नहीं करो। तो इसका खिलाफ आ गए कौन, डॉक्टर माइकल वेस्ट जी, है ना, वो आपके डायरेक्ट मेथड के क्या थे, खिलाफ थे। फोकस ऑन साइलेंट रीडिंग, इन्होंने कहा कि पढ़िए भी, लेकिन आप साइलेंट रीडिंग कीजिए, है ना। इट फेवर्स जुडिशियस का मतलब सुटेबल, है ना, यूज़ ऑफ मदर टंग। इन्होंने कहा कि नहीं, मदर टंग का ज़रूरी है, मदर टंग आप यूज़ करें। जो बच्चा अपना मदर टंग जानता है, सबसे पहले उस पर आप क्या कीजिए, टारगेट लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए, लेकिन सूटेबल, है ना, हमेशा नहीं कीजिए, सूटेबल, जहाँ पर भी आपका जुडिशियस हो, है ना, ज़रूरत पड़े वहाँ पर आप मदर टंग का यूज़ करें, किसको पढ़ाने में, है ना, आप जो टारगेट लैंग्वेज होती है। इट इग्नोर्स द स्किल्स ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। देखिए यहाँ पर एक खामी था इसमें, कि यहाँ पर इग्नोर करते थे डॉक्टर वेस्ट जी, किसको, सुनने पे, बोलने पे, लिखने पे। इन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ आप क्या, साइलेंट रीडिंग कीजिए, है ना, साइलेंट रीडिंग कीजिए, बोलिए मत। तो स्पीकिंग में आपका
प्रॉब्लम आ जाएगा, यानी आपका जो स्किल्स होते हैं ना, स्पीकिंग स्किल्स में आपका प्रॉब्लम आ जाएगा, लिखने नहीं बोल रहे हैं, राइटिंग स्किल्स पे आ जाएगा। तो कहने का मतलब इस इन्होंने सबसे पहले तो अगेंस्ट किया डायरेक्ट मेथड का। ये क्वेश्चन पूछा गया कि डायरेक्ट मेथड का किसने विरोध किया, तो डॉक्टर माइकल वेस्ट ने। ठीक है, अब बात करते हैं बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड में दोनों भाषा यूज होती है ना। इसको दिए थे सीजी, है ना, सीजे डॉटसन ने, है ना, सीजे डॉटसन ने दिया था किसको, बाइलिंगुअल मेथड को। इसमें इन्होंने क्या कहा था कि सबसे पहले इन्होंने कहा था कि जो टारगेट लैंग्वेज होगा ना, उसको आप मदर टंग का भी यूज़ करोगे, है ना, जैसे ट्रांसलेशन मेथड। इन्होंने ट्रांसलेशन मेथड को प्रमोट किया। सैंडविच टेक्निक अपनाया गया। सैंडविच टेक्निक का मतलब क्या होता है कि जैसे आप एक एग्जांपल बताते हैं, सैंडविच का मतलब क्या होता है। सबसे पहले कोई आपका ऊपर में कोई चीज़ होगा, उसके नीचे आप यहाँ पर एक मलाई रखा होता है, उसके बाद फिर एक आपका ब्रेड लगा रहता है, तो इस तरह से सैंडविच बनता है। और यहाँ पर आपका क्रीम, मान लीजिए क्रीम है या आपका कोई भी चीज़ आपका डाला हुआ, तो इसको सैंडविच कहते हैं। मतलब दो चीज़ों के बीच में एक पिक्चर देखेंगे आप, सैंडविच, जिसमें दो गोविंदा गोविंदा दो बीवियों से शादी करते हैं, यानी वो सैंडविच पिक्चर का नाम होता है। इसका मतलब क्या होता है कि दो बीवियों के बीच में एक पति, है ना। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि सैंडविच का मतलब होता है कि आप इंग्लिश इंग्लिश के बीच में हिंदी को डाल दो, है ना। इंग्लिश इंग्लिश के बीच, ऊपर में इंग्लिश और नीचे इंग्लिश, और बीच में भाई साहब कौन, हिंदी। कहीं ना कहीं हिंदी को यूज़ करने के बाद किया जाएगा, है ना, यहाँ पर, है ना, मदर टंग का भी यूज़ किया जाएगा। और ये मेथड को किसने दिया है, सी जे डॉटसन ने, बाइलिंगुअल सी जे डॉटसन ने दिया है। उसके बाद आपको बता दें कि यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि चाइल्ड डज नॉट यूज़ मदर टंग, है ना, बच्चा नहीं करता है मदर टंग यूज़। ओनली टीचर इफ़ रिक्वायर्ड डज नॉट डज यूज़ मदर टंग। अगर जहाँ ज़रूरत हो तो टीचर को यूज़ करना है, बच्चा को नहीं करना है। तो देखिए ये थोड़ा सा खामी रह गया, है ना। टारगेट लैंग्वेज एज वेल एज मदर टंग, है ना, बच्चे को नहीं करना है। देखिए बच्चा तो इंग्लिश में सीखेगा और इंग्लिश में सीखेगा और इंग्लिश में बोलेगा भी, लेकिन उसको अगर समझाया जाए तो हिंदी से समझाया जा सकता है, लेकिन इसको यूज नहीं करने देना है ना। बच्चे आपका हिंदी यूज नहीं करेंगे, सिर्फ इंग्लिश में सीखेंगे, सुनेंगे और बोलेंगे भी, लेकिन नहीं समझ में आए जब, तब उसे हिंदी में बताया जाए, लेकिन बच्चे हिंदी में यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये कहता है हमारा कौन सा, सी जे डॉटसन का दिया हुआ बाइलिंगुअल मैथड। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर ऑडियो लिंगुअल अप्रोच जो है, इसमें क्या होता है, LSRW डेवलप्ड इन ऑर्डर, यानी सबसे पहले बच्चा लिसनिंग करेगा। सबसे पहले L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग एंड W फॉर राइटिंग। ये चार स्किल्स के क्रम्स होते हैं। यहाँ से एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे हार्ड, सबसे टफेस्ट और फाइनल स्किल किसको माना जाता है, तो राइटिंग, है ना। ये लिखना बड़ा मुश्किल होता है, लिसनिंग बड़ा आसान होता है। ठीक है, ये हार्ड, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स आपका स्किल्स जाते हैं। आर्मी मेथड कहलाता है ये। देखिए ऑडियो लिंगुअल अप्रोच जो है, इसको आर्मी मेथड भी कहते हैं। न्यू की बेस्ड ऑन द बिहेवियरिस्ट थ्योरी, है ना। जैसे आपका बंडूरा, वो बिहेवियरिस्ट थे। ह्यूमन कुड बी ट्रेंड ऑन अ सिस्टम टू रेनफोर्स, यानी देखिएगा आर्मी लोग ना, आपके पास उसके पास एक लॉकी टॉकी होता है ना। उसमें हेलो 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 बोलते रहता है। इसका मतलब क्या है ना, उसमें ऑडियो लिंगुअल अप्रोच की बात होती है ना। तो यहाँ पर आर्मी मेथड इसको भी कहा जाता है। और फोकस ऑन साउंड एंड सेंटेंस पैटर्न, यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर आपको पैटर्न, यानी सेंटेंस के पैटर्न पर और साउंड के पैटर्न पर ये फोकस किया जाता है। यहाँ पर ड्रिल पे ज़्यादा पर प्रोनाउंसिएशन का जो ड्रिल होता है, प्रैक्टिस होता है, उस पर फोकस किया जाता है। सिमिलर एज डायरेक्ट मेथड, ये डायरेक्ट मेथड की तरह है ना। तो डायरेक्ट मेथड के जैसा है, डायरेक्ट वो जो बोल रहा है वही सुनिए वही समझिए, आपको हिंदी से नहीं समझाया जाएगा, है ना। उसके बाद टारगेट लैंग्वेज इज टाउट इन द सेम लैंग्वेज, इसी को कहते हैं ना डायरेक्ट मेथड। जो टारगेट लैंग्वेज होता है उसी में लैंग्वेज में समझाया जाएगा, है ना। उसके बाद मेमोराइज एंड रिपीटेशन, यहाँ पर आपको बार बार याद दिलवाया जाता है और रिपीटेशन करवाया जाता है, ताकि आपको मतलब ये रोट लर्निंग को कहीं ना कहीं, रोट लर्निंग को आपको कहीं ना कहीं, है ना, बिहेवियर जैसा कर रहा है वैसा देख के सीख लिए। हमको, हमसे मतलब नहीं कि हम समझ पा रहे हैं या नहीं, लेकिन बस देख के सीख लें क्या कह रहा है हमको वो पता नहीं। लेकिन यहाँ पर LSRW को ऑर्डर को दिया जाता है। लिसनिंग, इसकी लिसनिंग, आपका स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग को बहुत ज़्यादा, ये एक अच्छा की पॉइंट्स है। ये आर्मी मेथड कहलाता है। और इसमें से आपका सेंटेंस के पैटर्न पे, ऑरल ड्रिल पे, आपका प्रोनाउंसिएशन पे जो आपका फोकस किया जाता है। ये डायरेक्ट मेथड की तरह इस पर टारगेट लैंग्वेज को सेमी लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। इसमें मेमोराइज एंड रिपीटेशन होता है। अब बात करते हैं लैंग्वेज इमर्शन मेथड। मैंने कहा था ना कि भाषा जो आपका अंतर्निहित जो विधि है, इसमें क्या होता है, लर्नर इज अलाउड टू इमर्स, इमर्स का मतलब होता है डालना, है ना, इनटू सेकंड लैंग्वेज। लर्नर को
अनुमति दे दी जाती है, हाँ, कि आप सेकेंड लैंग्वेज पे प्रवेश कर जाना, है ना। इंग्लिश द होल डे एंड द यूज इज ओनली इन दिस मैथड टू लर्न अदर सब्जेक्ट एंड अदर एक्टिविटीज। देखिएगा, इंग्लिश द होल डे and uses only this method to learn other object and other activities. Teachers only uses English second language। यानी यहाँ पर क्या होता है ना कि इंग्लिश को पूरे के पूरे दिन यूज किया जाता है ना, और बच्चे इसको अदर एक्टिविटीज़ को अदर सब्जेक्ट्स को सीखते हैं। और हाँ, टीचर्स ओनली यूजेज इंग्लिश। सर यहाँ पर इसमें क्या होता है ना कि लैंग्वेज इमर्शन मेथड में सिर्फ और सिर्फ टीचर क्या करेगा, टीचर इंग्लिश यूज करेगा, है ना, यानी उसको देख के इमर्स कर लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच का। स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या होता है कि अल्टरनेटिव टू द डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। ये अल्टरनेटिव है, यानी उसका दूसरा रूप है, किसका, डायरेक्ट मेथड का। और हम लोग जाने कि ऑडियो लिंगुअल जो मेथड था, जिसको आर्मी मेथड भी कहते हैं, है ना, वो भी तो एक डायरेक्ट मेथड का अल्टरनेटिव फॉर्म था। फोकस ऑन द सेंटेंस स्ट्रक्चर, पैटर्न, अरेंजमेंट ऑफ क्या, वर्ड्स, फ्रेजेज, ठीक है। मास्टरी ओवर ग्रेडेशन पैटर्न। और हाँ, याद रखिएगा, ग्रेडेशन का मतलब होता है सेंटेंस को रखना एक ऑर्डर में। तो यहाँ पर आपका बच्चे को किस पे फोकस किया जाता है कि ग्रेडेशन पैटर्न पर, यानी सेंटेंस को कहाँ रखना है, किधर रखना है, इस पे फोकस किया जाता है, ठीक है। अब आ जाता है सिचुएशनल अप्रोच मेथड, जिसको ओरल अप्रोच कहते हैं, ठीक है। स्लाइटली मोर कम्युनिकेटिव दैन ऑडियो लिंगुअल अप्रोच। ये थोड़ा सा ज़्यादा आपका भाषाई होता है, यानी कम्युनिकेशन होता है इसमें, किसके मुकाबले, ऑडियो लिंगुअल अप्रोच के मुकाबले। ओनली टारगेट लैंग्वेज वाज यूज्ड इन द क्लासरूम। सिर्फ टारगेट लैंग्वेज को क्लास में यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए अंग्रेजी का क्लास स्पोकन का चल रहा है, तो सिर्फ इंग्लिश ही से बात हो रहा है, हिंदी का बात ही नहीं होगा। सिचुएशनल अप्रोच, जिसको ऑरल अप्रोच कहते हैं, सिचुएशन, सिर्फ ऐसा सिचुएशन बनाना है, सिर्फ बोलना अंग्रेजी है ना। टीचिंग स्किल मैनली एम्फेसाइज्ड प्रैक्टिस बाय कोरल रिपीटेशन। जो आपका क्या कहना कि सिर्फ और सिर्फ आपका क्या कहते हैं, बोलना है, और बोल के रिपीटेशन करके प्रैक्टिस करके सीखना है। चिल्ड्रन आर गिवन सिचुएशन टू द इंग्लिश लाइक चार्ट, ऑब्जेक्ट, टेबल्स, है ना। बच्चों को ऐसे सिचुएशन दिए जाते हैं, जैसे कि अंग्रेजी सीखे, जैसे कि चार्ट पेपर दे दिया गया, कुछ ऑब्जेक्ट दे दिए, टेबल्स दे दिए, है ना। तो उसको ऐसे सिचुएशंस बनाए जाते हैं। और ओरल क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें बार बार इम्फेसाइज किया जाता है, जोर दिया जाता है, प्रैक्टिस बाय कोरल रिपीटेशन, ठीक है। इसलिए इसको ओरल अप्रोच भी कहते हैं। आता है CLT। CLT का मतलब होता है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। ये क्या होता है कि इसमें जो टीचर, इसमें पढ़ाया जाता है बच्चों को टू कम्युनिकेट रियल मीनिंग, जो असल माने हैं ना उस पे। द कंटेंट इज़ फंक्शनल विद द एम्फेसाइज ऑन स्किल ऑथेंटिक मटेरियल्स। यानी जो सही मायने में जो उसका मतलब होता है ना, वो आपका कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग CLT में, है ना। इसमें LSRW को भी फोकस किया जाता है ना। और आपको बता दिए इससे पहले LSRW पे किसको, है ना, किस पे फोकस किया जाता था, यहाँ पर आपका लैंग्वेज इमर्सन मेथड में नहीं, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ LSR ऑडियो लिंगुअल अप्रोच, जिसको आर्मी कहते थे, वहाँ पर भी आपका LSRW को अप्रोच को फॉलो किया जाता था। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग CLT, ये फुल फॉर्म पूछा गया है ना। इट टीचेज स्टूडेंट टू कम्युनिकेट रियल मीनिंग। इसमें बच्चे को ना बातचीत करने का जो सच्चाई जो है उस लैंग्वेज का, उसको बढ़ाने का कोशिश किया जाता है। द कंटेंट इज़ फंक्शनल विथ एम्फेसाइज ऑन स्किल्स एंड ऑथेंटिक मटेरियल्स। जो कंटेंट्स होते हैं ना, वो फंक्शनल होते हैं, और उस पर जोर दिया जाता है स्किल्स पर और ऑथेंटिक मैसेज पर। और अब देखिए, LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग, राइटिंग पे जोर दिया जाता है। सोशली लैंग्वेज कहलाता है ये। और हाँ, यहाँ पर याद रखिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। जो नेक्स्ट मेथड है स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच कम्युनिकेटिव लैंग्वेज लर्निंग, जो CLT बोल रहे थे ना, देखिए कम्युनिटी, यहाँ पर मैंने कहा कम्युनिकेटिव, और यहाँ मैंने क्या क्या, कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग, है ना, लैंग्वेज लर्निंग, कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग, CLL। ये स्टूडेंट चाइल्ड सेंटर्ड होता है ना, यानी आपका चाइल्ड सेंटर्ड होता है। दिस मेथड फाउंडेड बाय चार्ल्स क्यूरेन, है ना। इसको चार्ल्स क्यूरेन ने लाया। कम्युनिटी मेथड, कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग जो मेथड था CLL, उसको किसने लाया, क्यूरेन ने। इन्होंने बिल्ड करने का कोशिश किया स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल लिंक्स बिटवीन टीचर एंड अदर लर्नर। यानी इन्होंने कोशिश किया कि बच्चे और टीचर के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन जाए। द टीचर ट्रांसलेट द स्टूडेंट्स मदर टंग, है ना। अट्रेंस का मतलब होता है बार बार रिपीट करना, फॉर देम टू रिपीट, है ना।
तो टीचर क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे स्टूडेंट्स के मदर टंग लैंग्वेज में, है ना, और बार बार रिपीट करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश की है किन्होंने, चार्ल्स ने, ठीक है, चार्ल्स क्यूरन ने, CLL। अब बात कीजिए उसको, CLL का फुल फॉर्म क्या था, कम्युनिटी कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग, है ना, वो स्टूडेंट मैथ सेंटर्ड होता है। इलेक्ट्रिक अप्रोच क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रिक कहते हैं उसको, है ना। इलेक्ट्रिक अप्रोच क्या होता है, टीचर यूजेस वैरायटी ऑफ मेथड्स, इसमें बहुत सारे मतलब मिला जुला, बोलो मिला जुला, एकदम खिचड़ी खिचड़ी वाला आपका, है ना। इलेक्ट्रिक अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं, अलग अलग स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, और मैथोलॉजीज भी बहुत ज़्यादा अलग अलग यूज़ करते हैं, अलग अलग अप्रोचेस यूज करते हैं इंग्लिश के, अकॉर्डिंग टू द एम, आपका किस तरह का उद्देश्य है, बच्चे की क्या एबिलिटी है, बच्चे की क्या नीड है, और अलग अलग स्टाइल जो होते हैं ना बच्चे के, उनके अनुसार ही अलग अलग मेथड यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो इसको नेचुरल अप्रोच कहा जाता है, इंग्लिश जो सिखाने का एक तरीके हैं, मेथड्स हैं, उनमें से इसको नेचुरल मेथड्स कहते हैं। उसके बाद इट डेवलप्ड बाय स्टीफन क्रेशन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सिलेक्ट्रिक अप्रोच जो है ना, ये आपका स्टीफन क्रेशन ने दिया था और ट्रेसी टेरल ने दिया था। तो क्रेशन और ट्रेसी, क्रेशन और ट्रेसी ने इनको दिया। एक्विजिशन इजी फॉर द स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब एक बात बताइए, बच्चे की आवश्यकता के अनुसार अगर आप पढ़ा रहे हो ना, तो वहाँ पर बच्चे बहुत जल्दी सीखेंगे, एक्विजिशन बहुत जल्दी होगा। स्टीफन क्रेशन ऑफ एक्वायरिंग L2 थ्रू इंटरेक्शन, यानी क्रेशन का कहना था कि बच्चे एक्वायर करते हैं किसको, L2 को, लैंग्वेज 2 को, आपका जो टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश होता है, इंटरेक्शन से। कहीं ना कहीं ये आपका वाइगोस्की की बातों को दोहरा रहे हैं कि आपका सोशल इंटरेक्शन से बच्चे सीखते हैं, है ना। इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ हाउ द लर्नर्स एक्वायर द बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड लैंग्वेजेस। इनका कहना था कि ये बच्चे ऑब्जर्व करके सीखते हैं, ऑब्जर्वेशन, है ना। बंडूरा ने भी तो कहा था ना कि ऑब्जर्वेशन करके, ऑब्जर्व करके सीखे थे, है ना। तो यहाँ पर आपको कहता है, किसने, कौन कहता है, स्टीफन क्रेशन का कहना है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, तो इंटरेक्शन करके, क्या करके, इंटरेक्शन करके। अब बात कीजिए, हम लोग और बात करते हैं, देखिए सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, जिसको हम लोग कहते हैं SLA, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, जिसको हम लोग टारगेट लैंग्वेज कहते हैं, है ना। SL इज़ अ पार्ट ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज एजुकेशन इन स्कूल। हम लोग स्कूल में, हम लोग जो आपका जो वैचारिक औपचारिक जो शिक्षा है, उसमें से उन शिक्षाओं में इसको अडॉप्ट किया गया है, SLA, है ना, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन का। इट इज़ क्लोजली अफेक्टेड बाय द लर्निंग ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज इन एन इंडिविजुअल। When the first language affects the learning of the language, this is called linguistic interference। देखिए यहाँ इंटरफेरेंस का मतलब होता है बीच में अड़चन डालना, और अगर आपका लिंग्विस्टिक मतलब भाषा में अगर कोई इंटरफेरेंस डालता है, इसका मतलब क्या है कि अगर आपका फर्स्ट लैंग्वेज आपको, है ना, लैंग्वेज सीखने में अगर आपका प्रभाव डालता है, तो हम कहेंगे उसे लिंग्विस्टिक इंटरफेरेंस। अब याद रखिएगा, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं। पहला, इंटरनल मोटिवेशन ऑफ द लर्नर। अगर बच्चे आंतरिक रूप से अगर वो मोटिवेट नहीं है, पुनर्बलित नहीं है, तो कहीं ना कहीं बच्चे के सीखने में मन नहीं लगेगा, वो सीख नहीं पाएगा। तो बात करते हैं यहाँ पर कि बच्चे का जो इंटरनल मोटिवेशन होता है ना, वो बहुत बड़ा इफेक्ट करता है आपका सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन में। लैंग्वेज इज स्पोकन एट होम, अब घर में जो भाषाएं बोली जाती हैं ना, अगर आप इंग्लिश ही बोला जाए, तो बच्चे को सेकंड लैंग्वेज सीखने में प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन मातृभाषा भी तो आवश्यक है ना। उसके बाद प्रैक्टिस अपॉर्चुनिटी फॉर द सेकंड लैंग्वेज, है ना, बच्चे को मौका दिया जाए, अवसर मुहैया करवाया जाए प्रैक्टिस करने का, किस चीज़ का, सेकंड लैंग्वेज का। रीज़न फॉर सेकंड लैंग्वेज टू बी नीडेड, है ना, ज़रूरत के अनुसार उसे अब प्रोवाइड किया जाना चाहिए ऐसे अपॉर्चुनिटी बच्चे को, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन जो है ना, उसमें से अलग अलग क्या मेथड्स आते हैं। मैंने आपको कहा था ना कि आपका जो ये जो मेथड था, कौन सा मेथड, ये नेचुरल मेथड, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक अप्रोच कहते थे, जिसमें सब मिली जुली सभी बातें होती थी, है ना, उसको किसने दिया था, क्रेशन ने दिया था, है ना, स्टीफन क्रेशन और ट्रेसी टेरल ने। तो आपको बता दें उन्होंने क्या कहा था कि बच्चे के नीड एबिलिटी के अनुसार अलग अलग मेथड्स को यूज किए जाते हैं, है ना। उसमें से आप बच्चे इंटरेक्शन से सीखते हैं, है ना। लेकिन उन्होंने और एक मेथड बताया SLA का, जिसको कहते हैं सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन में। उन्होंने अलग अलग
मेथड्स बताए, इनमें से उन्होंने सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन के अलग मॉडल्स बताए हैं। उनमें से पहला है क्रिशन थ्योरी ऑफ SLA, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशंस का क्रिशन थ्योरी। इसको इसमें 5 हाइपोथेसिस दिए हैं, है ना। 5 हाइपोथेसिस उन्होंने दिए हैं, परिकल्पनाएं जिसको कह सकते हैं। उन्होंने पहला कहा कि एक्विजिशन लर्निंग टॉक्स अबाउट टू इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ लैंग्वेज परफॉर्मेंस। इन्होंने दो, है ना, इंडिपेंडेंट सिस्टम के बारे में बात किया है लैंग्वेज परफॉर्मेंस का। सबसे पहले एक्वायर्ड सिस्टम और दूसरा लर्न सिस्टम। बड़ा आसान है, और ये किसने बताया? क्रेशन ने बताया, है ना। कि एक्वायर्ड का मतलब होता है कि जो आप अपने आप सीखें, जिसको एक्विजिशन की बात करता है। और लर्न का मतलब जो आपको सिखाया गया, जो आपको फॉर्मल इंस्ट्रक्शन से सिखाया गया हो, है ना। और आप सिर्फ इंटरेक्शन से सीखे हो, नेचुरल हो, वो एक्वायर्ड होता है ना। जैसे आप मान लेते हैं कि अपने घर में जो भाषाएं बोली जाती है, क्या आपको कोई रूल रेगुलेशन सिखाया गया? नहीं, तो वो आपका आ जाएगा एक्वायर्ड में। लेकिन जब स्कूल में कोई लैंग्वेज सीखते हो, बंगाली सीखते हो, संथाली सीखते हो, भोजपुरी सीखते हो, तो वो आपका लर्न सिस्टम आ जाता है ना। अब बात करते हैं मॉनिटर हाइपोथेसिस। पहला हाइपोथेसिस दिया था एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस, दूसरा मॉनिटर हाइपोथेसिस। It is a result of learned grammar where the learning system is the editor monitor of the language produced. It depends on the time availability and importance is given to learner focus on the correctness. He here knowledge rule is important. यहाँ पर देखिए, मॉनिटर हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है कि इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ लर्न ग्रामर। ये एक परिणाम है किसका? जो आपने ग्रामर सीखा, जहाँ पर जो लर्निंग सिस्टम है ना, जिसमें मॉनिटर किया जाता है किसको? मॉनिटर, है ना, इन विच द सिस्टम इज द मॉनिटर ऑफ द लैंग्वेज प्रोड्यूस। इट डिपेंड्स ऑन टाइम अवेलेबिलिटी एंड इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द लर्नर फोकस ऑन द करेक्टनेस। इसमें क्या, ये किस पे डिपेंड है कि आप कितना टाइम प्रोवाइड किए, और आप उस चीज़ के इंपॉर्टेंस पे फोकस करता है कि बच्चा कितना करेक्टनेस को यूज कर रहा है ना। और यहाँ पर नॉलेज ऑफ रूल इज़ इम्पोर्टेंट, है ना। यहाँ पर क्या है? हियर नॉलेज ऑफ रूल, यानी रूल का नॉलेज आपको कितना पता है, ये मॉनिटर हाइपोथेसिस में यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है इनपुट हाइपोथेसिस, है ना। याद रखिएगा, बस वहाँ पर नॉलेज पे, रूल पे फोकस किया जाता है, ठीक है। बात करते हैं हम लोग कि इनपुट हाइपोथेसिस के बारे में। इट फोकसेस ऑन एक्विजिशन ऑफ L2, यानी यहाँ पर L2 के एक्विजिशन पे फोकस किया जाता है, नॉट ऑन लर्निंग। लर्निंग पे फोकस नहीं किया जाता है, एक्विजिशन पे फोकस किया जाता है, ठीक है। लर्निंग क्या होता है? लर्निंग का मतलब जिसमें फॉर्मल लर्निंग होता है, जिसमें बच्चे को सिखाया जाता है रूल। लेकिन एक्विजिशन होता है कि बच्चे खुद सीखते हो। तो ये जो इनपुट हाइपोथेसिस है, इनपुट का मतलब खुद डालो, खुद डालो, है ना, खुद आप सीखे। तो यानी एक्विजिशन पे फोकस किया गया है। L2 को तो लर्न किया जाता है, लेकिन L2 को इन्होंने एक्विजिशन की बात कह दिया, है ना। किसने? क्रेशन ने अपने मेथड में, इनपुट हाइपोथेसिस में। इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द कम्प्रीहेंसिबली इनपुट। इट फोकसेस ऑन द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बट नॉट प्रोड्यूस द लैंग्वेज, है ना। ये समझने की क्षमता पर ज़्यादा आधारित है। आता है नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, जिसको NOH भी कहा जाता है। इसमें से कुछ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को एक्वायर्ड किए जाते हैं पहले दूसरे के मुकाबले। इट फोकसेस ऑन द टीचिंग ऑर्डर ऑफ ग्रामर is in a sequence and highlights the importance of the target language used in the classroom। देखिएगा, नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस में क्या होता है कि इसमें से ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को प्रायोरिटी दिया जाता है कि आप ग्रामेटिकल के कैसे स्ट्रक्चर्स बता रहे हैं। जो आपका वो ट्रांसलेशन मेथड था, याद है, उसी को कहीं ना कहीं इन्होंने बताने का कोशिश किया है। नेक्स्ट है अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। अकॉर्डिंग टू दिस इमोशनल वेरिएबल्स कैन अफेक्ट द लैंग्वेज एक्विजिशन सच एनेक्सिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन एंड स्ट्रेस। क्या कहता है कि इसके अनुसार, इस हाइपोथेसिस किसमें? अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। अकॉर्डिंग टू दिस इमोशनल वेरिएबल्स कैन अफेक्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। जैसे कि इसमें से इमोशनल और वेरिएबल्स इफेक्ट डालते हैं किसमें? लैंग्वेज एक्विजिशन को। जैसे कि आपका एनेक्सिटी, बच्चा बहुत ज़्यादा इच्छुक है, बहुत ज़्यादा जिज्ञासु है। सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके पास ज़्यादा है, मोटिवेटेड है, या स्ट्रेस में। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस तो आपका नेगेटिव इफेक्ट डालेगा, एनेक्सिटी भी आपका नेगेटिव डालेगा, लेकिन आपका क्या, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, मोटिवेशन हो गया, ये सब आपका पॉजिटिव आपका इफेक्ट डालता है। थस इट फोकसेस ऑन द गिविंग लर्नर्स ए सेफ एंड वेलकमिंग इन्वायरमेंट वेयर दे कैन मेक मिस्टेक एंड टास्क रिस्क। यानी बच्चे को ऐसे इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाना, है ना, वेलकमिंग इन्वायरमेंट देना जहाँ पर बच्चे गलतियाँ करें और अपने टास्क के रिस्क उठा सकें और सीख सकें। आता है, अब देखिए यहाँ पर ये था आपका हाइपोथेसिस ने, इन्होंने 5 हाइपोथेसिस दिया कि इन्होंने क्रेशन ने।
है ना, SLA सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड का, सोशल एजुकेशन मॉडल। ये सोशल एजुकेशन मॉडल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इसको गार्डनर ने दिया था, है ना, गार्डनर ने दिया था 1982 में। किसको? सोशल एजुकेशन मॉडल। यानी सोशल एजुकेशन का मतलब होता है सामाजिक आपका शिक्षा प्रतिरूपण की बात किया है। इट वॉज डेवलप्ड बाय RC गार्डनर इन 1982 एंड एम्फेसाइज लैंग्वेज लर्निंग इन रिलेशन एंड सोशल कॉन्सेप्ट। देखिएगा, कहने का मतलब यहाँ पर सामाजिक आपके कंटेस्ट में और न्यू आइडेंटिटी के कंटेस्ट में आप सीखना, लैंग्वेज लर्न करते हो आप सोशल कंटेस्ट से। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, मोटिवेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर द लर्नर टू एक्वायर द टारगेट लैंग्वेज। देखिए, मोटिवेशन को इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया है, कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अप्लाई करता है कौन? मोटिवेशन। अब फिर कहता है इन्होंने कि इन्होंने 4 फीचर्स दिए इन मॉडल में। उन्होंने क्या कहा कि दिस मॉडल डिस्कसेस 4 फीचर्स फ्रेजेस ऑफ SLA सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, है ना। तो अलग अलग मॉडल दिए गए थे, उनमें से सबसे पहला किसका मॉडल था सर? SLA का मॉडल की बात कर रहे थे, क्रेशन थ्योरी मॉडल, है ना, जिसमें से 5 हाइपोथेसिस की बात की है। फिर हम लोग किसके बात कर रहे हैं? सोशल एजुकेशन मॉडल। ये क्रेशन ने नहीं, गार्डनर ने दिया है ना, RC गार्डनर ने 1982 में। और उन्होंने क्या बताया है कि जो लैंग्वेज लर्निंग किया जाता है ना, वो सोशल कंटेक्स्ट से किया जाता है ना। इस मॉडल के अनुसार क्या कहा गया कि मोटिवेशन बहुत बड़ा रोल खेलता है कि इस पे लर्नर के टारगेट लैंग्वेज को एक्वायर करने में। दिस मॉडल डिस्कसेस 4 फीचर्स, 4 फीचर्स को, जैसे सोशल, कल्चरल इन्वायरमेंट, इंडिविजुअल लर्नर डिफरेंसेस, सेटिंग ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एंड लिंग्विस्टिक आउटकम्स। देखिए, सबसे पहला क्या है? सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट फर्स्ट हो गया। सामाजिक और सांस्कृतिक इन्वायरमेंट, ये आपका वाइगोस्की ने कहा है ना, जिसको वाइगोस्की के क्या कहते हैं उसको, वाइगस्की की थ्योरी को भी कहा गया है सोशियो एंड कल्चरल थ्योरी, है ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। फिर क्या कहते हैं कि इंडिविजुअल लर्नर्स डिफरेंसेस, है ना, व्यक्तिगत जो है आपका विभिन्नताएं जो है आपके लर्नर्स में, अधिगम जो आपका अधिगम करता है उसकी जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं, उसके बारे में भी इन्होंने बात किया। तो 2 हो गया। सेटिंग ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, है ना, सेटिंग ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, बच्चे कैसे सीखेंगे उसको सेटिंग करना। एंड लिंग्विस्टिक आउटकम्स, अब भाषा का क्या आपका परिणाम आएगा। ठीक है, ये 4 बताएं, 4 RC गार्डनर ने बताए थे। इन्होंने मोटिवेशन को बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल दिया और सोशल कॉन्टेक्स्ट से सीखना, इसलिए सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट कहा, है ना, इंडिविजुअल लर्नर डिफरेंसेस, सेटिंग ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, अब देखिए गार्डनर जो थे ना, उन्हें 2 टाइप्स के मोटिवेशन बताए। देखिएगा, 2 मोटिवेशन की बात किया इन्होंने। मोटिवेशन को बहुत बड़ा रोल बताया था ना, कि बच्चे लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए, टारगेट लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए, है ना, एक्वायर की बात कर रहा है इन्होंने भी एक्वायर की बात की यार। इससे पहले जो और एक मैंने थ्योरी बताया उन्होंने, कि जो अफेक्टिव हाइपोथेसिस में था, तो उसमें एक्वायर की बात किया गया है ना। चलिए, इनपुट में, ठीक है। अब बताइए, RC गार्डनर ने 2 तरह के मोटिवेशन बताए। सबसे पहला बताया 2 टाइप का मॉडल, एक होता है इंटीग्रेटिव, है ना, इंटीग्रेटिव। इंटीग्रेटिव का मतलब होता है जो जोड़ता हो। इंपॉर्टेंट फॉर द लर्नर हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड विच अराइजेज फ्रॉम हीज और हर डिजायर टू मिक्स इन द टारगेट लैंग्वेज कम्युनिटी। देखिएगा, यहाँ पर क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए? लर्नर के लिए। टू हैव टू पॉजिटिव एटीट्यूड्स, है ना, एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाने के लिए बच्चे में क्या होना चाहिए? इंटीग्रेटिव होना चाहिए आपका मोटिवेशन, जो क्या करता है बच्चे में, क्या लाता है? डिज़ायर लाता है, इच्छा लाता है, टू मिक्स इनटू टारगेट लैंग्वेज कम्युनिटी। यानी उसको इच्छा लगता है कि हम जो टारगेट लैंग्वेज वाला जो आपका समुदाय है ना, उसमें मिल जाएं, अंग्रेजों के साथ रहने लगे, है ना। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटल मेथड मोटिवेशन क्या होता है? व्हेन द गोल इज गेन सोशल और इकोनॉमिकल रिवार्डेड थ्रू सेकंड लैंग्वेज अचीवमेंट, इट बिकम्स अ फंक्शनल रीजन। अब देखिए, बच्चे में अगर आप देखिएगा, देखता है कि बच्चा, यहाँ पर देखिए मोटिवेशन की बात हो रहा है, बच्चा क्या करता है कि ऐसे समाज को देखता है ना, कि जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टारगेट लैंग्वेज बोला जा रहा है, उसको अच्छा लगता है, और वो उसकी डिज़ायर बढ़ती है। और जब डिज़ायर बढ़ता है तो उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, और वो अपने आप को मोटिवेट कर लेता है। तो वो इंटीग्रेटिव हुआ, जोड़ कर देखा, है ना, कि नहीं वो लोग ऐसा बोल रहे हैं, हम भी बोलेंगे। लेकिन जब एक बच्चा सीखता है ना, ये कहीं ना कहीं एक्विजिशन की बात की गई है। लेकिन यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन जो है, इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन की बात करें, यहाँ पर जो गोल को गेन किया जाता है सोशियो इकोनॉमिकल रिवार्ड से, कोई समाज आपको क्या कहते हैं उसको, रिवार्ड दिया, आपको उपहार दिया, उसके बाद आप सेकंड लैंग्वेज लिए थे, तो आप क्या करोगे कि मोटिवेट हो जाओगे। आपका फंक्शनल रीजन ना वो लर्निंग लैंग्वेज का वो बढ़ जाएगा, आप ज़्यादा मोटिवेट हो जाओगे। अब देखिए, स्कूमना, है ना, स्कूमन एक्कुलराइजेशन मॉडल जो है ना, इसको सुमान भी कोई कोई पढ़ता है, सुमान्स एक्कुलरेशन,
है ना, या एकल्चरेशन मॉडल जो बात करते हैं, स्कूमान्स एक्लुक्रेचिशन मॉडल की बात करते हैं, 1976 में दिया गया था। इनके नाम भी थोड़ा अजीब अजीब से होते हैं। consisted of social and effective variables, psychological distance of the learners of the from the target language। यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर सोशल एंड इफेक्टिव वेरिएबल्स की बात किया गया है ना। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन लर्नर एंड मेन स्ट्रीम कल्चर अफेक्ट द रेट ऑफ द लैंग्वेज एक्विजिशन। यहाँ पर देखिए, अगर लर्नर और आप जो कल्चर है उसके बीच अगर आप डिफरेंस लाते हो ना, तो ये अफेक्ट करता है रेट ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन पर, ठीक है। Important to the Mac learner feel that his culture is respected and appreciated। बच्चे कल्चर पे इन्होंने ज़्यादा जोर दिया है कि अगर बच्चे को अगर मुख्य धारा यानी संस्कृति के मुख्य धारा से अलग रखा जाए तो बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है किसके, रेट ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन पर, भाषा सीखने पर। अब बात करते हैं हम लोग कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज लर्निंग अप्रोच मॉडल, जिसको CALL कहते हैं, है ना, सी, है ना, कल्ला कल्ला कल्ला, है ना, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज लर्निंग, C फॉर कॉग्निटिव, A फॉर एकेडमिक लैंग्वेज लर्निंग अप्रोच, ठीक है, लैंग्वेज लर्निंग अप्रोच। कॉग्निटिव, C फॉर क्या, कॉग्निटिव, A फॉर क्या, एकेडमिक, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज लर्निंग अप्रोच। इसमें 5 स्टेप्स को अपनाए जाते हैं और फोकस किया जाता है क्रिएटिंग इंडिपेंडेंट लर्नर्स हु कैन रिफ्लेक्ट इवेलुएट देयर ऑन लर्निंग, अपने से सीखे। तो सबसे पहले होता है प्रिपरेशन करना, है ना। यानी देखिएगा, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज लर्निंग जो अप्रोच है ना, इसमें पांच सिस्टमेटिक वे की बात किया गया। सबसे पहला जो है प्रिपरेशन, टीचर्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द लर्नर्स, फाइंड आउट द देयर बैकग्राउंड, प्रीवियस एकेडमिक ले लेंगे, इसके पोर्टफोलियो की बात हो रहा है, बच्चे का क्या पहले का डेटा देखा जाए, उसके पहले कैसा था क्या नहीं था, उसके बाद उसके अनुसार हम लोग बात करते हैं। तो पहले टीचर प्रिपरेशन करेंगे कि बच्चे को पहले कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि लर्नर्स कैसा है, फाइंड आउट करेंगे कि उसका बैकग्राउंड कैसा है। फिर हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन, है ना, टीचर्स यूजेज स्पेसिफिक लर्निंग स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंग टू द टास्क। बच्चे को जब जांच लेंगे उसके बाद उसके अनुसार टास्क देंगे, उसे प्रैक्टिस करेंगे। लर्नर्स प्रैक्टिस न्यू कंटेंट विथ न्यू स्ट्रेटजीज, है ना, बच्चों को क्या करेंगे, अधिगमकर्ता को नए तरीके से उसको स्ट्रेटजी देकर उनको प्रैक्टिस करवाएंगे। फिर आता है लास्ट में इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में क्या होता है कि ये देखिए, प्रैक्टिस बच्चे करेंगे, है ना, टीचर नहीं करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले प्रिपरेशन जो होता है ना, वो टीचर्स करेंगे, बच्चे का प्रीवियस एकेडमिक लर्निंग स्किल्स देखा जाएगा। प्रेजेंटेशन में क्या होता है, टीचर अपने अलग अलग तरह के स्ट्रेटजीज बनाएंगे और बच्चे को सिखाएंगे। फिर आता है प्रैक्टिस करना, बच्चे नए नए स्ट्रेटजीज को सीखेंगे। और तो और इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का मतलब होता है मूल्यांकन करना। टीचर्स इवोल्यूएट हाउ वेल स्टडीज वर्क्स, लर्नर्स इवोल्यूएट देमसेल्फ बाय यूजिंग रिफ्लेक्शन और एज सेल्फ असेसमेंट टूल। और क्या कहता है, टीचर ना अपने आप को आकलन करेंगे कि कौन सा मेथड सही है, कौन सा मेथड सही काम कर रहा है, और लर्नर्स अपने आप को सुधारेंगे, है ना, रिफ्लेक्शन और सेल्फ असेसमेंट टूल की सहायता से। लास्ट में होता है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलाना। टीचर्स इनकरेज मोर एंड प्रैक्टिस यूज़ ऑफ अदर स्टडीज़, है ना, बच्चे को कहेंगे और वो टीचर्स को इनकरेज करेंगे, है ना, टीचर इनकरेज करेंगे बच्चों को ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और अदर अदर आप और भी तरीके अपना सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका है ना, इंटरडिपेंडेंट और आइसबर्ग। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया, आइसबर्ग, है ना, आइसबर्ग का हाइपोथेसिस। देखिएगा जिम क्यूमिन्स का दिया हुआ ये, है ना, आइसबर्ग का हाइपोथेसिस की बात करते हैं, ठीक है, जिम क्यूमिन्स ने दिया। इन्होंने बताया है कि रिलेशनशिप ऑफ एक्विजिशन ऑफ मदर टंग एंड द लर्निंग टारगेट लैंग्वेज, यानी ये मदर टंग और टारगेट लैंग्वेज के बीच में रिलेशन बताया है। क्यूमिन्स डिफ्रेंशिएट बिटवीन सोशल एंड एकेडमिक। देखिए सोशल एंड एकेडमिक के बीच में उन्होंने डिफरेंस बताया है। और यहाँ पर अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि सोशल जो आपका देखिए यहाँ कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज लर्निंग अप्रोच जो था उसमें 5 स्टेप्स बताए। उसमें से इन्होंने क्यूमिन्स ने क्या कहा, जिसमें आइसबर्ग हाइपोथेसिस भी कहते हैं, इसमें उन्होंने इंटरडिपेंडेंट्स कहा। इंटर मतलब एक दूसरे से डिपेंड होते हैं, अलग नहीं किया जा सकता है। तो इन्होंने डिफरेंस बताया सोशियो एंड एकेडमिक के बीच में। सबसे पहले इन्होंने बताया बिक्स के बारे में। बिक्स का मतलब होता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल। बी फॉर क्या, बेसिक, और सी फॉर क्या, कॉग्निटिव, ए फॉर क्या, एडवांस। तो देखिएगा यहाँ बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स, बी फॉर बेसिक, आई फॉर इंटरपर्सनल,
सी फॉर कम्युनिकेटिव, एस फॉर स्किल्स। इसमें क्या होता है ना कि आपको समाज का परिस्थितियाँ देना पड़ता है बच्चों को। डेवलपमेंट ऑफ कन्वर्सेशनल फ्लुएंसी इन L2, यानी बच्चे में टारगेट लैंग्वेज में फ्लुएंसी आता है अगर आप बच्चे को ऐसे सिचुएशन ही देते हो, समाज में ही रखते हो। यूज इन इनफॉर्मल सेटिंग्स, यहाँ फॉर्मल नहीं होता है, यहाँ पर बच्चे एक्विजिशन करते हैं। बिग्स, बेसिक, इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल। काल्प, बेसिक के बाद क्या आ गया, बिग्स के बाद क्या आ गया, काल्प। काल्प का मतलब कॉग्निटिवली एडवांस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। इसमें सिर्फ फॉर्मल की बात किया गया है, जहाँ पर आप LSRW को फोकस करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स सच एज कंपेयरिंग, क्लेसिफाइंग, है ना, इवोल्यूटिंग, इंटरफेयरिंग, एसेंशियल फॉर द स्कूल सक्सेस, यानी स्कूल में, है ना, तो काल्प किस में आ जाता है, स्कूल में, है ना, कॉग्निटिवली एडवांस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, है ना। देखिए सबसे पहले इन्होंने स्टेजेज बताए सेकंड लैंग्वेज लर्निंग का। सबसे पहले प्री प्रोडक्शन बताया, अर्ली प्रोडक्शन बताया, फिर उन्होंने कहा था स्पीच इमर्जेंस के बारे में, फिर बिगिनिंग फ्लुएंसी के बारे में उन्होंने कहा, फिर इंटरमीडिएट, है ना, इंटरमीडिएट फ्लुएंसी बताया, फिर एडवांस फ्लुएंसी बताया उन्होंने। ठीक है, तो यहाँ कहीं ना कहीं हम इनको पढ़ लेते हैं, उसके बाद आज हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा। आप नोट्स ज़रूर करते जाएँ, है ना, वीडियो को पॉज करें, लाइक करें, शेयर करें, और जल्दी से जल्दी आप सीटेट क्वालिफाई कर लें। चलिए बात करते हैं कि इन्होंने क्या क्या स्टेजेस बताए लैंग्वेज लर्निंग का। सबसे पहले होता है प्री प्रोडक्शन, साइलेंट पीरियड एक्सटेंड्स अबाउट 6 वीक्स और लॉन्गर, एक्विजिशन ऑफ 500 वर्ड्स। देखिएगा कि 500 से ज़्यादा वर्ड्स बना लेते हैं बच्चे, है ना। नो प्रोडक्शन स्पीकिंग, बच्चे बोलते नहीं हैं। इमिटेशन में भी हैपन, बच्चे अनुकरण करते हैं, कॉपी करते हैं, रिपीटेड करते हैं टीचर का। तो ये आ गया प्री प्रोडक्शन, यानी वो खुद से बोलते नहीं है, सिर्फ 500 प्लस से ज़्यादा उसके पास वर्ड्स जमा हो जाते हैं, और 6 वीक्स के बच्चे की बात कर रहे हैं, है ना। अब बात करते हैं अर्ली प्रोडक्शन, इसमें से 1000 वर्ड्स लगभग बच्चे में आ जाता है, 6 मंथ का बच्चा, है ना, 6 वीक्स, फिर क्या 6 मंथ। और मेनी एरर्स एक्सपेक्टेड, लैंग्वेज चंक्स, चंक्स का मतलब होता है ना, गुच्छा की बात करें, ठीक है। हैव बीन मेमोराइज बट नॉट यूज करेक्टली, बोलता है, गलतियां होती हैं, बोलना स्टार्ट कर देता है, मामा दादा दादा, है ना, बैबलिंग करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसमें एरर्स एक्सपेक्टेड होती हैं। और उसमें से चंक्स, है ना, लैंग्वेज के चंक्स होते हैं, मेमोराइज याद किए जाते हैं, करेक्टली यूज नहीं होता है, लेकिन 1000 प्लस, ठीक है। फिर 500 प्लस आपका 6 महीने 6 सप्ताह के बच्चों में, और अगर 6 महीना का हो गया तो उसमें से 100,000 प्लस, है ना, मतलब 1000 प्लस। अब आता है स्पीच इमरजेंस, इमरजेंस का मतलब होता है निकालना। अब बच्चा बोलना स्टार्ट कर देता है, उसमें से 3000 से ज़्यादा उसके पास वर्ड्स आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाता है, लॉन्गर वर्ड्स एंड सेंटेंसेस बोल लेता है। सिंपल क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, छोटे छोटे सवाल पूछने लगते हैं, और उसमें एरर थोड़ा सा कम हो जाता है ना। कैन डेवलप न्यू आइडियाज़ विद टीचर सपोर्ट, और बच्चे के शिक्षक की मदद से बच्चे में कुछ कुछ नए नए आइडियाज़ आने लगती हैं। ये स्पीच इमरजेंस की बात करते हैं। 3000 प्लस, पहले 500 प्लस वर्ड्स था 6 वीक्स में, है ना, और फिर 6 मंथ की बात करते हैं तो उसमें से 1000 प्लस था, 3000 प्लस आपका था इमरजेंस, है ना, इमरजेंस में, स्पीच इमरजेंस में। अब आता है बिगिनिंग फ्लुएंसी, अब बच्चे में क्या स्पीच में फ्लुएंट आना लगता है ना, उसमें से एरर्स कम होने लगते हैं, और बच्चा धीरे धीरे नए नए वर्ड्स को ऐड करने लगता है, फ्रेजेस वेड्स करने लगता है। फिर आता है इंटरमीडिएट फ्लुएंसी, इसमें से 6000 प्लस वर्ड्स आ जाते हैं बच्चे के पास, है ना, मोर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने लगता है। तो या इंटरमीडिएट फ्लुएंसी मतलब पूरा एडवांस से पहले वाला, है ना। और यहाँ पर याद रखिएगा कि बच्चे जो होते हैं ना, लर्नर्स शो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स इन L2, लर्नर्स शो द एबिलिटी ऑफ ट्रांसफर L1 स्ट्रेटेजी इन L2, यानी बच्चे L1 से L2 में जाने लगते हैं। एडवांस फ्लुएंसी में क्या होता है कि इसमें से 4 से 10 साल के बच्चे आते हैं, और इसमें ना उसके पास, है ना, लर्नर्स में हैव एसेंट कंफर्ट एंड फ्लुएंसी यूजिंग ऑफ L2, यानी उसके पास फ्लुएंसी आ जाता है एडवांस रूप से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, या इजाज़त दीजिए, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम।